हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो हम पढ़ रहे थे द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जिसके दो पार्ट हमने देख लिए और हमने देखा कि कैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन को यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्या डिटेल्स दी गई है, ये सारी बातों को हमने एनालाइज कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के क्या न्यू प्रोविजंस हैं, उसके साथ साथ हम कंपनसेशन एक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड आई गेस एक और लेक्चर लगेगा जिसमें हम गिग वर्कर्स और एक टैबुलर फॉर्म में जो भी डिफरेंसेस है वो सारा कुछ पढ़ेंगे। तो हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो एक समरी है हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी का, जिसमें बहुत सारे प्रोविजन तो प्रीवियस लॉ के ही हैं, पर कुछ थोड़े बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। पर हम इस समरी को पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं और जब हमने किसी चीज में ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है तो फिर इसमें कैसे कर सकते हैं। तो फिर चलिए अपने अपने पेन कॉपीज निकाल लीजिए और शुरू करते हैं हम द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। तो हमने प्रीवियस सेक्शन में स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ईएसआई पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, ग्रेट्युटी एक्ट पढ़ा था। और आज हम शुरू करने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट। इसके क्या प्रोविजंस है आइए देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट। जैसा कि इसको हमने बहुत डिटेल में बहुत पहले ही कवर कर लिया है कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या होता है, इसमें किस तरह के प्रोविजंस मेंशन्ड हैं, कितना जो टाइम स्पैन है जिसके लिए छुट्टी दी जाती है, ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में पढ़ लिया है। ये एक रिवीजन भी आप कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारा पॉइंट जो है वहीं से उठाया हुआ है। कुछ प्रोविजंस न्यू हैं जिसको हम यहाँ डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। क्या है बेटा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट? तो एक सोशल सिक्योरिटी मेजर है। इट इज अ सोशल सिक्योरिटी मेजर। क्या बताता है ये? ताकि ऐसी विमेन जो प्रेग्नेंट हैं, बिकॉज दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस, और अगर इसके लिए किसी को जॉब से निकाल दिया जाए तो ये लीगल एक वायलेशन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक मोरल टर्पिट्यूड भी है, यानी कि एक मोरल ऑब्लिगेशन हर इंसान में होनी चाहिए कि आप एक प्रेग्नेंट विमेन को ऐसे जॉब से नहीं निकाल सकती या उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को ऐसे हिंडर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सोशल सिक्योरिटी एक सोशल सिक्योरिटी मेजर है ताकि जो विमेन प्रेग्नेंट हैं वो अपने बेसिक राइट से डिप्राइव ना हो सकें, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जो भी एम्प्लॉयर है, पहला प्रोविजन इसका है कि जो भी एम्प्लॉयर हैं वो ऐसी कोई भी विमेन, ठीक है, जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, ठीक है, मान लेते ऐसा हो सकता है ना कि द वुमेन वाज नॉट वर्किंग अर्लियर, लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो वर्क करना चाहती हैं, है ना, वो किसी कंपनी में जाके काम करना चाहती है, कहीं पे भी वो जाके काम करना चाहती हैं। तो कहा जा रहा है कि कोई भी एम्प्लॉयर बेटा, ये हम पहले भी पढ़े हैं ना, ये सारे प्रोविजंस हमने पढ़ा है। इट इज अ काइंड ऑफ रिवीजन आल्सो, और जो भी न्यू प्रोविजंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये कहा गया है कि जो भी एम्प्लॉयर है बेटा वो ऐसे विमेन को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, ऐसी विमेन को एम्प्लॉय नहीं करेंगे जिनकी अभी या तो डिलीवरी या तो मिसगैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन, डिलीवरी, मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन को अभी 6 वीक्स ही हुए हैं, ठीक है, यानी कि 6 वीक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग दीज इवेंट्स, डिलीवरी या मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन, इसको लेकर के अभी 6 वीक ही हुए हैं, तो कोई भी व्यक्ति इनको एम्प्लॉय नहीं करेगा विद इन दैट 6 वीक्स। उसके बाद कर सकते हैं, बट अभी 6 वीक्स के अंदर एम्प्लॉय नहीं करना है। ये है बेटा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन कहता है कि भाई एक प्रेग्नेंट वुमेन अगर है, इफ देयर इज अ प्रेग्नेंट वुमेन, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो ये चीज इंश्योर करना है कि कोई भी ऐसा काम जब भी वो वर्क कर रही हैं, ठीक है, शी इज प्रेग्नेंट, शी इज एक्सपेक्टिंग, तो ऐसा कोई भी काम उनको नहीं देना है जो कि आर्डस नेचर का है, ठीक है, आर्डस नेचर का है, और लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स चाहिए उसके लिए, मतलब जितना पॉसिबल हो सके कि वो बैठ के काम करें, है ना। ये सारी चीजों को इंश्योर करने की बात की गई है। ऐसा कोई भी काम नहीं देना है जिसमें कि उनको बहुत लंबे समय तक खड़े रहना पड़े, ठीक है, या फिर ऐसा आर्डस नेचर का वर्क हो, बहुत मेहनत लग रही हो, ऐसा काम किसी भी ऐसी मदर को जो कि एक्सपेक्ट कर रही है, जिसकी डिलीवरी होने वाली है, उसको नहीं देना है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। चलिए अब और क्या कहा गया है कि ऐसा कोई भी काम, ठीक है, स्पेशली कब, ये जो आर्डस नेचर ऑफ वर्क वाला है, जैसे कि प्रेगनेंसी का पूरा टेनर तो 9 मंथ्स का होता है, तो कब नहीं देना है? तो सबसे ज्यादा कब? जस्ट 1 मंथ बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो 1 मंथ बिफोर
द एक्सपेक्टेड डेट। तो जो भी उनका एक्सपेक्टेड डेट है, जो भी वो जो भी मतलब डिलीवरी की डेट एक्सपेक्टेड है, उससे कम 1 महीने पहले तो उनको स्टैंडिंग वर्क वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं देना है। कीपिंग इन माइंड उनका जो मेडिकल कंडीशन है, उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज की बात की गई है यहाँ पर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कौन कौन कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है बेटा? तो ये तो मुझे लगता है कि सबको पता होगा कि ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो ये एप्लीकेबल होता है किसी भी फैक्ट्री में, है ना, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में, किसी भी प्लांटेशन में, ठीक है, किसी प्लांटेशन में, किसी भी शॉप में, किसी भी स्टैब्लिशमेंट में जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। एनी शॉप, एनी स्टैब्लिशमेंट जहां पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, वहां पर इसको क्या किया गया है, ये यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, और अगर इसके अलावा किसी चीज को परव्यू में लाना है, यानी कि इसके अलावा भी लगता है कि और भी कोई ऐसा पर्टिकुलर यूनिट है जहां पे 10 से कम एम्प्लॉइज हैं और वहां वो भी इसके अंडर में आना चाहिए, तो वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स को अप्लाई कर सकती है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उनके विल्स पे, उनके एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो इसको अप्लाई करवा सकती है। ठीक है, चलिए अब राइट टू पेमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि राइट टू पेमेंट, देखो बेटा मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस वही हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है ना, ये बस एक कंसोलिडेशन है। बहुत सारे एक्ट्स को क्या किया गया है, कंसोलिडेट कर दिया गया है। बहुत माइन्यूट थोड़े थोड़े से चेंजेस हुए हैं, अदरवाइज जो एक्ट्स हैं वो वही है। जैसे कि हमने अभी जो न्यू लेजिस्लेशंस आए हैं, बीएनएस आया है ना, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आई हैं अभी, तो उसमें क्या देखोगे आप कि जो प्रोविजंस है ना, बहुत कम चेंजेस हुए हैं। अदरवाइज जो प्रोविजंस, डेफिनेशंस हैं, वो सब पहले वाले ही हैं। बस क्या किया गया है, उसको एक मॉडिफाइड वर्जन में किया गया है। तो उसी तरीके से ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ये तो कह ही रहा है कि कंपाइलेशन है, तो ये पूरा एक कंपाइलेशन है जिसको बहुत मतलब कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको चेंज किया गया है, जो न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि गिग वर्कर्स वगैरह हो गए। अदरवाइज अगर कहा जाए तो लगभग प्रोविजंस जो है वो सेम ही है। ठीक है, तो राइट टू पेमेंट की बात की गई है, तो कहा गया है कि जो भी आपका पेमेंट है, ठीक है, जो भी पेमेंट है, तो जिस दिन से उन्होंने छुट्टी ली है, ठीक है, जिस दिन से छुट्टी ली है उस दिन से उनका पेमेंट वहां पे दिया जाएगा। और पेमेंट कैसे दिया जाएगा, तो जो प्रीसीडिंग है बेटा, यानी कि डिलीवरी डेट से जो पहले का जो टाइम है, जैसे कि मैं आज से छुट्टी ले रही हूं, ठीक है, 1 महीने बाद का मेरा डिलीवरी डेट है, तो उसका जो पेमेंट है वो आपको एडवांस में ही मिल जाएगा। ठीक है, ये बात कही गई है यहाँ पे कि जो भी पेमेंट है जो कि प्रीसीडिंग द डेट ऑफ प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, उसका पेमेंट जो है वो एडवांस में कर दिया जाएगा, और बाकी जो टेनर है उसका पेमेंट डिलीवरी के बाद किया जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है, चलिए, तो अब एवरेज, ये जो एवरेज पेमेंट है, मतलब एवरेज पेमेंट मतलब किस हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो उनका तो पता है कि भाई ये इनका पे स्केल है और इसके हिसाब से किया जाएगा। लेकिन जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनका एवरेज पेमेंट कैसे किया जाएगा बेटा? तो एवरेज पेमेंट कैसे किया जाएगा, तो जो लास्ट 3 मंथ्स का जो एवरेज, लास्ट 3 कैलेंडर मंथ्स का जो एवरेज होगा ना, उसके हिसाब से उनका पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। और ये चीज देखा जाएगा कि ये पेमेंट जो है वो जो भी कोड ऑन वेजेस, जो कोड ऑन वेजेस आएगा 2019 का जो कोड है, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो कोड ऑन वेजेस के हिसाब से जो मिनिमम वेजेस क्राइटेरिया है, ठीक है, अभी क्या है, मिनिमम वेजेस एक्ट है ना, उसके जगह पे जो कोड ऑन वेज है, जिसने और भी एक्ट्स को कंपाइल किया है अपने अंडर, तो मिनिमम वेज जो होगा उसके हिसाब से ही दिया जाएगा। ये नहीं कि मान ले मिनिमम वेज लिखा हुआ है दिन का 450 रुपए, और आप उनको जो भी पेमेंट कर रहे हैं या जो भी पैसे दे रहे हैं वो दे रहे हैं 400 रुपए के हिसाब से, क्योंकि उनको 400 मिलता था। तो नहीं, जो मिनिमम वेजेस है, वेज है, मिनिमम कोड ऑन वेजेस 2019 के अंडर, उसके हिसाब से पिछले 3 महीने में जो भी उनका एवरेज पे होगा, उसी हिसाब से इनको अपने मैटरनिटी के पीरियड में पे किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब कौन सी विमेन है जो कि इंटाइटल्ड नहीं होंगी, मतलब कौन सी विमेन है जिनको देना है मैटरनिटी बेनिफिट और कौन सी विमेन को नहीं देना है? तो ऐसा कहा गया है कि इन ऑर्डर टू बी इंटाइटल्ड फॉर दिस बेनिफिट, अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए, ठीक है, इफ अ वुमेन वांट्स दिस बेनिफिट, तो उनको मतलब कम से कम पिछले 12 महीने में, 12 मंथ्स में कम से कम 80 दिन काम करना पड़ेगा, 80 डेज काम करना पड़ेगा। ठीक है, जब वो 80 डेज काम करती हैं, कम से कम 80 दिन काम करती हैं अपने पिछले 12 महीने में, तभी शी विल बी इंटाइटल्ड फॉर दैट मैटरनिटी बेनिफिट। अदरवाइज अगर वो काम ही नहीं कर रहे हैं, अगर वो एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही नहीं है,
प्रॉपरली, तो फिर उनको ये बेनिफिट कैसे दिया जा सकता है? तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम टेनर कितना हो सकता है आपका मैटरनिटी बेनिफिट का, ये हमने अमेंडमेंट में भी पढ़ा है ना, अमेंडमेंट में पढ़ा है। तो मैक्सिमम टेनर कितना हो सकता है बेटा? तो मैक्सिमम टेनर हो सकता है आपका 26 वीक्स, 26 वीक का टेनर हो सकता है, जिसमें कि पहले कितना मिल सकता है? 8 मंथ पहले मिल सकता है, 8 मंथ्स जो है वो बिफोर हो सकता है, ठीक है। और बाकी के जो हो गए आपके 18 महीने वो होंगे आफ्टर, ठीक है। 8 मंथ से ज्यादा सॉरी मंथ्स नहीं, वीक, सॉरी ऐसे तो फिर पता चला कि साल भर का हो गया है ना। तो 8 वीक्स जो है वो बिफोर हो सकता है, यानी कि उससे ज्यादा नहीं, 2 महीने ही हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और बाकी की छुट्टी जो है वो बाद में मिल सकती है। इसको क्यों ऐसा बनाया गया है बेटा कि 8 वीक? क्योंकि ऐसा मतलब जो भी लॉ मेकर्स हैं उनका ये मानना है कि भाई जब आपकी मतलब जब भी किसी विमेन की डिलीवरी हो जाती है तो उस समय पे द मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और देयर आर सर्टेन थिंग्स कि उस समय पे द विमेन नीड्स रेस्ट, और एक इमोशनल बॉन्ड होता है अपने बच्चे से, और बच्चे की भी रिक्वायरमेंट होती है मदर की, है ना। तो इसीलिए ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि एक बहुत छोटे बच्चे को छोड़ के नहीं आया जा सकता। तो एटलीस्ट क्या है कि एक बच्चे को 3-4 महीने तक अपने मदर की जरूरत होती है फुल टाइम। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि आप पहले छुट्टी ना ले सके, ताकि बाद में वो जो रीजन था इस टेनर को बढ़ाने का, पहले ये टेनर कितना था? 12 वीक्स था, लेकिन अब ये टेनर को बढ़ा करके 26 वीक्स कर दिया गया, लगभग डबल से भी ज्यादा। क्यों किया गया? ताकि उस चीज को, जो मदर चाइल्ड का जो बॉन्ड है, उनकी जो एक दूसरे की नीड है, उसको केटर किया जा सके। इस चीज के लिए यहाँ पे इस टेनर को बढ़ाया गया है। तो ये चीज प्रॉपरली टेक केयर हो, इसीलिए शुरुआत में इनको सिर्फ 8 वीक ही दिया गया है। चलिए इसको अच्छे से लिख दूं, तो 8 वीक्स दिया गया है बिफोर, और उसके बाद के 18 वीक आपको बाद में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, कहा गया है कि अगर दो या दो से ज्यादा चिल्ड्रन है ठीक है, 2 है या 2 से ज्यादा चिल्ड्रन अगर सर्वाइविंग है आपके, और फिर अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है, तो उस केस में ये जो छुट्टी है ये 26 वीक्स नहीं होकर के कितनी हो जाएगी? इफ 2 और मोर सर्वाइविंग चिल्ड्रन, अगर 2 से ज्यादा सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, तो उस केस में क्या होगा बेटा? तो उस केस में ये जो छुट्टी होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 12 वीक्स, ठीक है, 12 वीक्स, जिसमें कि 6 वीक्स आप ले सकते हैं बिफोर, ठीक है। मतलब अगर कम लेंगे तो बाद में बढ़ जाएगा, और 6 वीक जो होगा आपका आफ्टर हो जाएगा, ठीक है। पर ये फिक्स नहीं है, ठीक है। ये वाला जो आफ्टर वाला प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन है जो ये फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ये डिपेंड करता है, अगर आप इधर से ले लोगे, अगर आप इधर मान लेते हैं कि 4 वीक ही लिए हो, तो यहाँ पे आपका 2 वीक बढ़ जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे आपको ये मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, है ना। लगभग वही प्रोविजन है जो अमेंडमेंट में हमने पढ़ा था, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अमेंडमेंट में पढ़ा था, लगभग वही प्रोविजन है, ठीक है। चलिए, अब कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है कि भाई जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, डेथ ड्यूरिंग डिलीवरी, तो उस केस में क्या किया जाएगा? अगर चाइल्ड की डेथ है वो डिलीवरी के दौरान ही हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? तो कहा जाएगा कि जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, उनको मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। कब तक देना पड़ेगा? टिल द डेथ ऑफ द चाइल्ड, टिल द डेथ ऑफ द डेट ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चों की क्वेरी भी आ रही थी पिछला, जब मैंने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ाया था। तो बेटा ये चीज क्लियर रखिएगा कि जिस दिन डेथ होती है, तो उस दिन तक की छुट्टी, मतलब उस दिन तक का मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है इफ द चाइल्ड डाइज, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ऐसा है कि मान लेते एडॉप्शन की बात आती है, ठीक है। इफ देयर इज अ केस ऑफ एडॉप्शन, तो एडॉप्शन में क्या हुआ कहा जाएगा? तो अगर एडॉप्टेड बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, वो 3 मंथ से लेस है, 3 मंथ्स या उससे कम है, ठीक है, मतलब 3 मंथ्स का है या उससे कम है, ठीक है, तो उस केस में कितनी छुट्टी मिलेगी 12 वीक्स की, ठीक है, 12 वीक्स की, ठीक है। या तो एडॉप्शन कर रहे हो, या तो फिर आप क्या है कि या फिर आप कमिश्निंग मदर हो, ठीक है, कमिश्निंग मदर। अब कमिश्निंग मदर कौन होती है? तो बेटा द मदर, ऐसी मदर जिन्होंने अपने बच्चे जो है वो वाया सेरोगेसी या फिर कोई और मेथड है जिससे कि जो मदर का एग होता है दैट इज यूज्ड, बट द बेबी डजंट सर्वाइव इन द वूम ऑफ द वुमेन, दैट इज अ कमिश्निंग मदर, ठीक है। तो कमिश्निंग मदर जो है, या फिर एडॉप्शन के थ्रू जो बच्चे को गोद लिया है, जो कि बच्चा 3 महीने से कम का है, अगर ज्यादा का है तो नहीं, लेकिन 3 महीने से कम का है, तो उस केस में 12 वीक्स की छुट्टी जो है वो दी जाएगी, ठीक है। ये हमने अमेंडमेंट प्रोविजन में भी पढ़ा है। और एक चीज का और ध्यान रखा गया है कि आजकल क्या है, जब से कोविड आया ना बेटा, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत चल गया है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चर ऑफ वर्क फ्रॉम होम।
तो ये जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल गया, तो कहा गया कि भाई अगर वुमेन है एंड इफ एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वर्क फ्रॉम होम भी करे, क्योंकि आईटी सेक्टर्स में अगर देखोगे तो ऑफिस से काम करिए आप चाहे वर्क फ्रॉम होम करिए, लगभग बराबर ही है ना, ऐसे इतनी फैसिलिटीज उनके पास है। तो अगर ऐसी फैसिलिटी है कि उनको वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल सकती है, तो कोशिश की जाएगी कि इवन आफ्टर दैट जो टेनर 26 वीक का खत्म होता है तो भी उनको वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा समय भी बिता सकें और उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस चीज का भी ध्यान रखने की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, चलिए अब और क्या बातें कही गई है कि अगर ऐसा होता है कि क्या कहा गया है कि अगर कोई ऐसी विमेन है, ठीक है, जिसको कि क्लेम करना है मैटरनिटी बेनिफिट, क्योंकि बताना पड़ेगा ना कि भाई नाउ आई एम गोइंग ऑन अ मैटरनिटी लीव, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर को, कैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, यूनिट्स होती हैं, नहीं पता लग सकता है एम्प्लॉयर को, है ना। तो अगर आपको बताना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, नोटिस ऑफ क्लेम, नोटिस ऑफ क्लेम। ठीक है, तो ये आपको जल्द से जल्द, जैसे आपको लगता है कि भाई आप छुट्टी लेने वाले हैं या कुछ भी, तो जल्द से जल्द आपको ये नोटिस ऑफ क्लेम ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो अपने एम्प्लॉयर को देना पड़ता है, ताकि वो समय, मतलब वो भी टाइमली अपने सारे काम को कर सके। ठीक है, ठीक है, तो ये जो नोटिस है, इसमें जो डेट होगी छुट्टी की, जो डेट मेंशन होगी छुट्टी की, वो 8 वीक से ज्यादा की, मतलब 8 वीक प्रायर से ज्यादा की नहीं होगी। यानी कि क्योंकि आपने अभी पढ़ा है ना, देखो यहाँ पे पढ़ा है कि 8 वीक बिफोर ही हो सकता है, जो मैक्सिमम टेनर है वो कितना हो सकता है, 8 वीक पहले का ही हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि ये जो नोटिस है ना बेटा, नोटिस ऑफ क्लेम है जो, वो 8 वीक से पहले का नहीं होना चाहिए। इस बात की यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखो क्या है ना कि अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे जो पहली बार आ रहे हैं, पहली बार कोड, मतलब डायरेक्ट वो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ही पढ़ रहे हैं या कोड ऑन वेजेस ही पढ़ेंगे, तो उन बच्चों को हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो बेटा, क्योंकि आपको लगेगा मैम इतनी जल्दी इतने सारे प्रोविजंस बता दे रही हैं। तो बेटा क्या है कि ये सारे प्रोविजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके, इसीलिए हम पहले एक्ट और बाद में कोड पढ़ रहे हैं। नहीं तो मुझे भी पता है कि आप लोग कोड के लिए ज्यादा ईगर हो कि भाई नया कोड है उसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है ना। बट क्या है कि हर चीज पढ़ने का एक प्रोसेस होता है, आप पहली सीढ़ी के बिना आखिरी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते, है ना। तो इसीलिए क्या है कि जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड, आप आराम से पढ़िए, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैम हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए बेटा पहले आप मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। उसके बाद ये आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे से प्रोविजन है, जो कॉन्सेप्ट था वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा बेटा। जिन बच्चों को पीडीएफ में प्रॉब्लम हो रही है, जिन बच्चों को है कि नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, मैम नोट्स कहाँ पर अवेलेबल है, तो बेटा चैनल के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स, वहां से आप क्या है कि नोट्स अपना कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको बेयर एक्ट में प्रॉब्लम हो जा रही है कि मैम बेयर एक्ट कहाँ से मिलेगा, तो बेटा बेयर एक्ट, मुझे लगता है कि आप मतलब इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेयर एक्ट ढूंढना, आप डायरेक्टली सर्च करोगे कहीं पे भी तो बेयर एक्ट, ऐसा सर्च करोगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बेयर एक्ट पीडीएफ, आराम से आपको मिल जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम जो मतलब बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, तो उसका एक सोल्यूशन जरूरी था। तो इस चीज का, इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या आपको नहीं मिल पा रहा है नोट्स या कुछ भी, तो आप मुझसे फीडबैक सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी बताना थोड़ा सा जरूरी था, है ना। तो चलिए, नोटिस ऑफ क्लेम हमने पढ़ लिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो नोटिस ऑफ क्लेम उनको 8 वीक मतलब पहले देना पड़ेगा, और ऐसा देना पड़ेगा कि उसमें जो टाइम है वो डिलीवरी डेट से 8 वीक पहले की, इससे ज्यादा की ना हो, ठीक है। और जैसे मतलब कि मान लेते हैं कि अगर वुमेन ने नोटिस नहीं दिया, मान लेते हैं कि कुछ भी ऐसा रीजन हुआ जिसके कारण नोटिस नहीं दिया, तो एज सून एज, अगर नोटिस नहीं दिया है तो एज सून एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी भी नोटिस दे सकते हैं। मतलब ये नहीं कि नोटिस नहीं दिया तो शी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक राइट्स, बेसिक जो भी उनके क्राइटेरियाज हैं उससे वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। जैसे ही उनको पता चलता है वैसे ही वो आफ्टर डिलीवरी भी वो ये नोटिस दे सकती हैं, ठीक है। अब फिर से मैंने वही चीज बता दी है आपको कि जो प्रीसीडिंग डेट है, जो प्रीसीडिंग है, मतलब 8 वीक वाला जो था, ठीक है, जो प्रीसीडिंग अमाउंट है वो आपको एडवांस में मिल जाएगा, ठीक है। जो प्रीसीडिंग अमाउंट है वो एडवांस में मिल जाएगा, और जो बाकी का अमाउंट है, जो रिमेनिंग अमाउंट है बेटा, ठीक है, जो भी बाकी का डिलीवरी के बाद, मान लीजिए डिलीवरी हो गई और उसको आपको जो आपके एम्प्लॉयर हैं, मैनेजर हैं, उनको आपको भेजना पड़ेगा कि भाई हमारी डिलीवरी हो गई और हम इतने दिन की अब छुट्टी लेने वाले हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है
उसको कितना दिया, उसको कब दिया जाएगा? विद इन 48 आवर्स, जैसे ही आपने बताया विद डॉक्यूमेंट्स विथ डॉक्स, आपने जैसे ही सबमिट किया कि भाई नाउ द चाइल्ड इज डिलीवर्ड एंड आई नीड दिस मच लीव आफ्टर दिस, ठीक है, क्योंकि बेटा बहुत सारी कंटिजेंसीज है ना, इफ द चाइल्ड इज नॉट बोर्न स्टिल, है ना, ऐसा है कि अगर वो मतलब कि बच्चा कोई डिजीज है या कुछ भी है, ऐसा कुछ अगर हुआ तो पूरी छुट्टी, मतलब अलग अलग प्रोविजन है, इसीलिए उसका पेमेंट एडवांस में नहीं दिया जाता है, ठीक है, पहले का एडवांस में दे दिया गया और बाद का जो है वो विद इन 48 आवर्स जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्लियर होगा। चलिए, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ वुमेन, अगर डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी, क्या होती है कि अगर डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, तो उस समय पर जो भी पेमेंट है, ठीक है, वो किसको मिलेगा, तो वो मिलेगा जो भी नॉमिनी होंगे, ठीक है, जो भी नॉमिनी होंगे, और अगर नॉमिनी नहीं है तो फिर उनके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको मिलेगा ये, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मेडिकल बोनस की बात भी की गई है, मेडिकल बोनस की बात की गई है, कितना, 3,500 रुपीज, 3,500, अगर प्रॉपर पोस्टनेटल केयर या प्रीनेटल केयर जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ठीक है, अगर वो नहीं दिया जा रहा है विमेन को, तो एक एडिशनल बोनस भी मिलेगा, एडिशनल मेडिकल बोनस मिलेगा 3,500 का, ठीक है, या फिर या तो ये अमाउंट मिलेगा, या तो फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है नहीं भाई इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को उस टाइम पे लगता है कि दैट इन्फ्लेशन रेट इज वेरी हाई और इससे ज्यादा होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको स्पेसिफाई कर सकती है, ठीक है, तो या तो 3,500 और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नोटिफाई करे वो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब आते हैं कि ये तो हो गया डिलीवरी से रिलेटेड, अब आते हैं मिस गैरेज लीव। मान लेते हैं मिस गैरेज हो गया, ठीक है, देयर आर अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, ठीक है, तो ऐसा कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट है और जिसमें क्या है कि मिस गैरेज हो गया है, तो अगर मिस गैरेज हो गया है तो उसके बाद क्या है, अगर आप नोटिस मतलब एप्लीकेशन जमा करते हो और उसके साथ प्रॉपर प्रूफ लगाते हो कि दैट दिस इज द जो मेडिकल टर्मिनेशन है और ये सारी चीजें हुई है, तो द वुमेन इज एंटाइटल्ड फॉर 6 वीक्स ऑफ लीव, 6 हफ्ते की लीव के लिए वो इंटाइटल्ड हो जाती हैं, ठीक है, तो आफ्टर मिसगैरेज 6 वीक्स की लीव दी जाएगी। और अगर ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी एंड व्हाट इज वेसेक्टोमी, है ना, तो अगर ट्यूबेक्टोमी का जो ऑपरेशन है वो हुआ है तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में उनको लीव दी जाएगी 2 वीक्स की, ठीक है, अगर मिसगैरेज हुआ है तो 6 वीक्स और अगर ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन हुआ है तो 2 वीक की जो है छुट्टी उनको दी जाएगी, ठीक है। चलिए, अगर ऐसा हुआ कि मतलब मान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, प्रेगनेंसी में या डिलीवरी, प्री मेच्योर बर्थ, कभी कभी ऐसा होता है कि लेडीज की प्री मेच्योर बर्थ, मतलब प्री मेच्योर उनका बेबी डिलीवर होता है, तो प्री मेच्योर बर्थ है, ठीक है, या मिसगैरेज है और मेडिकल टर्मिनेशन है, और इन सब के रीजन से उनको कोई इलनेस हो गई है, ठीक है, कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई है, गायनेक प्रॉब्लम, जो गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसा कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया है, तो इसमें बेटा सेक्शन 62 है, ठीक है, और सेक्शन 64(1) है, तो सेक्शन 62 और 64(1) जो कोड है नया, उसमें मेंशन किया गया है कि उनको और इतनी जो छुट्टी मिलनी थी वो तो मिलेगी, जैसे कि मिसगैरेज लीव है 6 वीक्स की, तो वो तो मिल ही रही है अगर मिसगैरेज हो रहा है, तो मेडिकल लीव भी जो प्रेगनेंसी के कारण हो रही है वो मिल रही है, लेकिन उसके अलावा भी 1 मंथ की लीव मिलेगी, ठीक है, ऑन द कॉज ऑफ इलनेस, कि भाई उनको जो अगर कोई इलनेस हो गई है तो उसके लिए भी उनको लीव मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आते हैं अब नर्सिंग ब्रेक्स। नाउ व्हाट इज दिस नर्सिंग ब्रेक एंड क्रैच फैसिलिटी। तो क्रैच तो पता होगा आपको क्या होता है ना, चलिए पढ़ते हैं अभी। तो नर्सिंग ब्रेक कहा गया है कि अगर विमेन ने ज्वाइन किया है ऑफिस, तो मान लेते हैं कि उन्होंने छुट्टी लिया, 18 वीक की छुट्टी ली है, कितने होते हैं, 4 महीने होते हैं, लेकिन एक 4 महीने से बड़ा अगर बच्चा भी है, 5 महीने का बच्चा भी है, तो उसको भी क्या है कि ही इज गेटिंग फेड ऑन मदर्स मिल्क, राइट, तो इसीलिए क्या है, कहा गया है कि 2 नर्सिंग ब्रेक्स, 2 ब्रेक्स दिया जाएगा, ठीक है, या तो 2 ब्रेक या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी नोटिफाई कर दे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे पावर दी गई है, ठीक है, तो 2 ब्रेक्स दिया जाएगा एक प्रॉपर ड्यूरेशन का, अब वो ड्यूरेशन स्पेसिफाई कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर एक एप्रोप्रिएट आधा घंटा 40 मिनट जो भी सही लगता है, तो 2 ब्रेक दिया जाएगा, ठीक है, कब तक, जब तक चाइल्ड जो है वो 15 मंथ्स का नहीं हो जाता है, जब तक ये जो बच्चा है बेटा वो 15 मंथ्स का नहीं हो जाता है, तब तक इनको 2 नर्सिंग ब्रेक्स दिया जाएगा, ठीक है, और कहा जा रहा है कि ये सारे जो प्रोविजन है नर्सिंग ब्रेक और क्रैच फैसिलिटीज का, वो कहां पे है, जहां पे 50 एम्प्लॉय कम से कम होने चाहिए,
ठीक है। 50 एम्प्लॉइज जो हैं जहां पे होने चाहिए, यहां पे हमको दिया जाएगा क्रैच फैसिलिटी। क्रैच फैसिलिटी यानी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि छोटे बच्चे अगर हैं तो उनको भी आप ला सकते हो, ठीक है। उनके लिए प्रॉपर नैनीज वगैरह जो हैं वो रहती हैं, ठीक है, ताकि जो लोग हैं, जो विमेन है, वो प्रॉपरली अपना काम कर सकें, ठीक है। और ये जो क्रैच है बेटा, यहाँ पे 4 विजिट्स पर डे का फैसिलिटी दिया जाता है, ठीक है, जिसमें इंटरवल भी, जो ब्रेक है, लंच ब्रेक वगैरह, वो भी इंक्लूडेड है। 4 विजिट्स आप कर सकते हैं अपने क्रैच में, ताकि आप देख सके कि बच्चा जो है रो तो नहीं रहा है, या बच्चा जो है वो खेल रहा है प्रॉपरली, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, भूख तो नहीं लग रही है। क्योंकि बच्चा है बेटा, हम मैच्योर हैं, हम इस चीज को समझ सकते हैं कि भाई अगर हमें भूख लग रही है तो वी हैव टू वेट फॉर दैट लंच पीरियड और समथिंग, बट द चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, राइट। और बहुत क्रैंकी हो जाते हैं कभी कभी बच्चे। तो इसके लिए क्या है कि क्रैच फैसिलिटीज की सुविधा भी दी गई है, जिसमें 4 विजिट्स की बात की गई है, ठीक है। चलिए, अब ये जितना भी प्रोविजंस है, ये जितने भी प्रोविजन की बात की गई है, ये सारे प्रोविजंस, ऑल सच प्रोविजन जब जब अपॉइंटमेंट होगा ना, उस समय पे बताए जाएंगे विमेन को, ठीक है। या तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखे जाएंगे, या तो उनको कोई डॉक्यूमेंट पीडीएफ में सेंड किया जाएगा। पर ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो ड्यूरिंग इनिशियल अपॉइंटमेंट, ड्यूरिंग इनिशियल अपॉइंटमेंट ये सारी बातें जो है ये बताएंगे, ठीक है। अब बताना जरूरी है किसी भी फीमेल एम्प्लॉय को, क्योंकि ऐसा हो सकता है बेटा, जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, आप पढ़ रहे हो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैं आपको पढ़ा रही हूं, तो हम लोग को शायद ये प्रोविजन पता है, लेकिन क्या सबको ये प्रोविजन पता है? तो जवाब है नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि भाई जो भी इनिशियल अपॉइंटमेंट होगा उस समय पे द पर्सन, जो भी इंसान है, उसको ये बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सारे प्रोविजंस आपको, ये सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है। चलिए अब है डिसमिसल का, कि क्या डिसमिस कर सकते हैं? कोई विमेन प्रेग्नेंट है तो क्या उसको डिसमिस किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं, ठीक है। जब तक कि कुछ ऐसा सर्टेन कंडीशन ना हो तब तक उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता है। अब वो कंडीशन क्या है, कैसे है, इस चीज के बारे में अब हमको जानना है। तो कहा जा रहा है कि भाई डिसमिसल कब किया जा सकता है? ऑन द अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इमोरल तो है ही, साथ साथ अनलॉफुल है अकॉर्डिंग टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। लेकिन डिसमिस कब किया जा सकता है? जब कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट है, ठीक है। जब कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट है, तब उस केस में क्या है कि उनको डिसमिस किया जा सकता है, और उनको राइटिंग में ये बात भेजा जाएगा कि भाई आप जो है आपको मतलब डिसमिस किया जा रहा है, एंड द रीजन इज नॉट योर प्रेगनेंसी बट यू हैव डन समथिंग विच इज ग्रॉस मिसकंडक्ट। हो सकता है कंपनी को बहुत नुकसान हो गया, हो सकता है कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा इधर उधर शेयर कर दिया, ठीक है। मतलब कि एक नॉर्मल कोर्स में जैसे किसी को टर्मिनेट किया जा सकता है ना, वैसे सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रेग्नेंट है इसीलिए किया गया है, नहीं, बल्कि अगर कुछ ग्रॉस मिसकंडक्ट होता है उस केस में उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अगर उनको लगता है, मतलब वन विमेन को लगता है कि ये जो भी किया जा रहा है ये इंटेंशनली किया जा रहा है ऑन द अकाउंट ऑफ सी बीइंग प्रेग्नेंट, और उनको छुट्टी ना देनी पड़े, तो वो अपील कर सकती हैं बेटा। इसके लिए, इस डिसमिशल के लिए क्या हो सकता है? अपील हो सकता है। और अपील कब हो सकता है? विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज हो सकता है टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताएगी कि भाई ये हैं आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनके सामने इनको अपील किया जा सकता है कि भाई ये जो भी ये डिसमिसल का प्रोसेस है, जो कि ग्रॉस मिसकंडक्ट का सहारा लिया गया है, वो गलत है, और ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा, ठीक है। जो भी डिसीजन ले, चाहे वो इनको रीइंस्टेट करे या फिर इनके टर्मिनेशन को वैलिडेट करे, जो भी करे, ये इनका जो कंडक्ट है इसको फाइनल कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, और हाँ, एक और रीजन है, एक तो ग्रॉस मिसकंडक्ट हो गया, और दूसरा ये हुआ कि मान ले इफ द वुमेन जिसने छुट्टी ली है यहाँ से, ठीक है, 4 वीक्स पहले, मतलब हमारे 8 वीक्स पहले छुट्टी ले ली है, ठीक है, तो उनका पैसा तो उनको मिलेगा, और वो कहीं और टेम्परेरी वर्क कर रही है, ठीक है, शी इज गेटिंग रिम्यूनरेशन कहीं और, तो उस केस में भी उनका जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो फोरफीट हो जाएगा, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट जो है, मैटरनिटी बेनिफिट विल गेट फोरफीटेड, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो फोरफीट हो जाएगा। किस कंडीशन में? जब ऐसा पता चलता है, ऐसा सुनने में आता है कि ये जो वुमेन है ये क्या कर रही हैं, ये कहीं और पे काम कर रही हैं, मतलब यहां से भी बेनिफिट उठा रही हैं और कहीं और पे भी काम कर रही हैं, तो उस समय पे इनका जो में भी हो सकता है टेम्परेरी करें, एक महीने करें, पर उस समय पे इनके मैटरनिटी बेनिफिट को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये एक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी न्यू कोड में जो भी प्रोविजंस मेंशन्ड हैं इससे रिलेटेड, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ समरी। तो जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो हो जाएगी।
क्योंकि इसमें ही, क्योंकि काफी लंबा पार्ट था ये, तो इसमें ही टाइम लग गया। तो नेक्स्ट सेशन में वील बी कंप्लीटिंग विद एम्प्लॉयज कंपनसेशन, ठीक है, और उसके आगे के जो एक्ट्स हैं, ठीक है, गिग वर्कर्स वगैरह। तो आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई क्वेरी होती है बेटा तो आप फीडबैक सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, किसी से भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी हो या एग्जाम रिलेटेड क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये इनिशिएटिव हमारा अच्छा लग रहा है तो आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं वाया योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। कुछ बच्चों के फीडबैक्स आए हैं एंड मतलब कहना कि वो हार्ट वार्मिंग वाली ऐसे फीलिंग आती है कि भाई मतलब जो हमने इनिशिएटिव शुरू किया है, लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव हमने शुरू किया है एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रूट बियरिंग फॉर यू, तो ये चीज सुन के हमें बहुत खुशी मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि दिस इनिशिएटिव इज रियली हेल्पिंग यू टू हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस एंड अ डिटेल्ड, आप इसको एनालाइज कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, तो हमें अपने प्यारे प्यारे फीडबैक जरूर भेजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।